हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी लेक्चर सीरीज में जो करप्शन है उसमें आगे फोर्थ जो हमारा यूनिट चल रहा है उसमें आज हम यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन अगर देखे जाए तो व्हाट इज यूएन कन्वेंशन किस बारे में था, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा खास पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो मैंने कुछ कंटेंट तैयार किया है, आई होप आपको ये एग्जामिनेशन में काम आएगा। अबाउट यूएन कन्वेंशन, ठीक है। तो यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन was fall under the office of drug and crime। जो यूनाइटेड नेशंस है उनके अलग अलग ऑफिस हैं जो अलग अलग चीज़ों को टैकल करते हैं। तो ये जो यूएन कन्वेंशन ऑन क्राइम है, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन फॉल अंडर ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। ये आपका पहला फैक्ट है जो आप अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि दैट इट फॉल्स अंडर ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम अंडर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द ओनली लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि जिसके लिए आपने साइन कर दिया। मान लीजिए कुछ पक्षों में बात हुई, कुछ मुद्दों में बात हुई और कुछ हमारे बीच में एक ट्रीटी हुई, तो अगर हमने उस पर साइन कर दिया कि हाँ सब मिलकर के एक चीज पे साइन कर दिया कि हाँ ये बात सही है, तो फिर वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। मतलब आपको उसको मानना पड़ेगा, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज लीगली बाइंडिंग, ठीक है। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द ओनली लीगली बाइंडिंग, इज द ओनली। और ये हम क्लेम नहीं कर रहे, ये खुद यूनाइटेड नेशन क्लेम करता है। अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे यूएन कन्वेंशन ऑन क्राइम लिखेंगे तो ये एक रिपोर्ट आएगी। मैंने वहीं से थोड़ा सा कंटेंट निकाल के आपको शॉर्ट करके दिया है, तो आप चाहें तो ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप उस पर भी जा करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन पे, ठीक है। तो उस पर खुद ही लिखा हुआ है कि इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। ये एक लॉ था, एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है ना, इन द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन विच इज लीगली बाइंडिंग, ओके। ड्यू टू इट्स फार रीचिंग अप्रोच एंड मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ चीजें जो सभी को करनी होंगी, जिन्होंने साइन किया उनको फिर ये करना पड़ेगा। मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यू ऑफ इट्स प्रोविजन मेड इट इफेक्टिव टूल। क्या इसको इफेक्टिव टूल बनाता है? इसके मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट करप्शन के लिए। दिस कन्वेंशन कवर्स वेरियस फॉर्म ऑफ करप्शन। इस कन्वेंशन में आप अलग अलग फॉर्म ऑफ करप्शन देखेंगे जो कि आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। मैंने एक दो किए हैं जैसे कि ब्राइबरी, ट्रेडिंग, इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। ये सब अलग अलग फॉर्म ऑफ इस कन्वेंशन ऑन करप्शन में जब उन पे बात हो रही थी तो उन पे उन्होंने अलग अलग क्राइम के अलग अलग करप्शन के टाइप्स को डिस्कस किया कि कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, इसका नेचर क्या है, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये सब बातें उसमें की गई हैं। उन्होंने 5 मेजर एरियाज पे कवर किया, 5 मेजर एरियाज को कवर किया अपने पूरे कन्वेंशन में। ये कन्वेंशन का हाईलाइट है, ठीक है। आप चाहें तो उसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन में खोल करके इनके सेपरेट, इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स, इसको अगर इलेबोरेट करना चाहें, इन पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करना चाहें तो आप वहां से जाकर के कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन ढूंढेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनको इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस पर समझा देता हूँ। मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जो 150 शब्द या उससे ज्यादा बड़ा हो इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये कंटेंट सफिशिएंट लगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको और कंटेंट चाहिए तो आप वहां पे जाकर के डायरेक्ट जाकर के इसको और ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले उन्होंने क्या डिस्कस किए, या मेजर एरिया क्या था, प्रिवेंटिव मेजर्स कि करप्शन होने की स्थिति ना आए। जैसे कि हमारे यहाँ डिजी लॉकर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास डिजी लॉकर होगा तो आप अपने पास पीयूसी ये सो भूल गए अगर, तो कोई वो आपसे पैसे नहीं मांग सकता, कोई ट्रैफिक हवलदार आपसे पैसे अलग से ब्राइब के रूप में नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास डिजिटली सब कुछ है। जैसे कि आपको अपना पैन कार्ड लिंक करना पड़ता है, 50,000 के ऊपर आप कैश निकालेंगे तो उसमें 2 लाख के ऊपर आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको कंपलसरीली 100% फाइन लग सकता है अगर आप 2 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के लिए। इसलिए आपको फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आजकल ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको भी फाइन लग सकता है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके ऊपर केस लग सकता है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ये क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स, वो सारे मेजर्स जो करप्शन को होने से पहले ही रोक लें। डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक है। लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये मॉडल जो गवर्नमेंट का है, लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, ठीक
ठीक है। इस मॉडल में क्या है कि लेस पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम होगा तो करप्शन के चांसेस गिर जाएंगे। ये सारी डिजिटलाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिससे क्या होगा कि लोगों को और गवर्नमेंट को और ऑफिशियल सबको पता होगा कि क्या हो रहा है, कोई अलग से उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स में आती हैं कि आपने करप्शन होने से पहले ही, उसकी स्थिति आने से पहले ही अपने सिस्टम को इतना दुरुस्त कर लिया कि करप्शन हो ना पाए। दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है। फिर क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। पहले तो करप्शन को क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में लाना पड़ेगा, जैसे कि सीवीसी में सेंट्रल यानी फिर विसिल ब्लोअर एक्ट में, विसिल ब्लोअर एक्ट में हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे विसिल ब्लोअर एक्ट में उन्होंने अगर किसी को हैरेस किया जाता है, एक विसिल ब्लोअर को हैरेस किया जाता है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो वैसे ही वो चाहते हैं कि करप्शन को एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक सिविल ऑफेंस नहीं, एक क्रिमिनल ऑफेंस में डाला जाए और उस करप्शन को रोकने के लिए अलग अलग लॉ इन्फोर्स किए जाए अपनी गवर्नमेंट। देखो कोई और बाहर की गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर लॉ इम्पोज नहीं कर सकती, हम एक सोवरेन नेशन है। ठीक है। तो वो उन कंट्री से जो सिग्नेटरी हैं, सीओसी के सिग्नेटरी हैं, उनको एक्सपेक्ट करती है कि भाई आप अपने यहाँ जाइए और अपने लॉ में, अपने पार्लियामेंट में ऐसे लॉज बनाइए जो आपके करप्शन को क्रिमिनलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएं, उसको क्रिमिनल इन नेचर माने करप्शन को, और उनके लिए अलग अलग लॉ का इन्फोर्समेंट करें। थर्ड इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ट्रेसिंग, फ्रीजिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ असेट्स। ट्रेसिंग, फ्रीजिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ असेट्स, जैसे कि आप देखते हैं कि जो अलग अलग हवाला ट्रेडर्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में रह के ऑपरेट करते हैं, कोई सिंगापुर से, कोई मॉरिशस से, जहाँ पे जीरो बैलेंस जो भी है, तो वो ट्रेडिंग करते हुए करप्शन जहाँ पे होता है, चाहे हमारे लोकल में हो चाहे कहीं भी हो, अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तो मान लीजिए हमारे यहाँ से पैसे लिए, अभी जैसे कि पनामा पेपर आया है, पनामा पेपर ही बोलते हैं उसको, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने निकाला, उसने बताया कि कैसे पुतिन की डिफरेंट कंट्रीज में लैंड एसेट्स हैं, सचिन तेंदुलकर की भी कुछ लैंड एसेट्स बाहर निकल करके आई हैं। ठीक है। तो उनको अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा और हमारे किसी देश के व्यक्ति का हमारे यहाँ से चुराया हुआ, जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या ने चुराया हुआ धन किसी और जगह पे रखा हुआ है, या फिर उसने चुराया है और वहां पे लैंड ले लिया हमारे पैसे से, या फिर यहाँ के बैंकों के पैसा लोन लेके, तो हम ये कर सके कि एक दूसरे कंट्री से ऑपरेशन में बैठा सके, उसका ट्रेस कर सके कि कहां पे है तो वो बता सकेंगे। ठीक है। फिर फ्रीज कर सके मतलब उसकी यूज से हटा सके, और कन्फेस्टिकेशन मतलब उसको जब्ती कर सके। अब हम दूसरे की लैंड, दूसरे कंट्री की लैंड तो जब्त नहीं करेंगे, तो वो हमें क्या करेंगे, उस लैंड को अपने नाम पे ट्रांसफर करके उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा हमें दे दे। ऐसा कुछ कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो ये जो बड़े लेवल के क्रिमिनल्स हैं या फिर करप्शन करते हैं, उन पे हम नकेल कर सकते हैं। ठीक है। फिर है असेट रिकवरी टेक्निकल असिस्टेंस, असेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंट। ये जो एरिया है जिसमें कन्वेंशन ने काम किया कि असेट को रिकवर कैसे किया जाए, कैसे कहीं और अगर किसी ने हमारे पैसे को, हमारे यहाँ के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो उसको रिकवर कैसे किया जाए, टेक्निकल असिस्टेंस। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं करप्शन, जैसे इंडिया अब पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू, पेन कार्ड जैसे चीजों के थ्रू आप कैसे ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं सिस्टम में, कैसे आप अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं। तो एक दूसरे को टेक्निकल असिस्टेंस देंगे तो करप्शन कैसे कम हो सकता है, ये सारी बातें इस वाले पैरामीटर पे डिस्कस की गई हैं। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मतलब यही है कि क्या कैसे करप्शन होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ उस पे टेरर फाइनेंसिंग पे एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने टेरर फाइनेंसिंग पे और अलग अलग कंट्रीज के होम मिनिस्टर्स आए थे और उस पर डिस्कशन हुआ। वहां पे हुआ क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ये टाइप का करप्शन होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये टाइप का भी एक करप्शन होता है, ऐसे भी टेरर फाइनेंसिंग होती है। फिर उन्होंने बताया कि हमने इसको ऐसे टैकल किया, हमने जाना कि अच्छा ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि आप अगर ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आपके यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, अगर हमारे यहाँ का व्यक्ति कहीं और गया है, कोई और आया है, हमें पता करना है कि स्विस बैंक में हमारे यहाँ से कितने लोगों ने पैसा लगाया, तो हमारा पहले इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए कि स्विस बैंक हमें बता सके कि आपके यहाँ के इतने लोगों का इतना पैसा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये 5 मेजर एरिया पे इस कन्वेंशन ने काम किया हुआ है। अब हम इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
करप्शन में इतना ही है। अब इस वीडियो में मैं नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन से मेजर एजेंसीज हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो करप्शन के अगेंस्ट बनाए गए हैं। मैं एक आपको लिस्ट देने वाला हूँ, आप उस लिस्ट को रख लीजिए लिख करके, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो एमपीपीएससी में आते हैं जो बोलते हैं कि 3 ऐसी एजेंसीज बताइए जो करप्शन को कर्व करने में काम आती है, या 3 ऐसे एक्ट्स के नाम लिखिए जो करप्शन को कर्व करने के नाम आते हैं। तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई हुई है, आप उसको अगर चाहें तो अपने पास उतार सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उसके अगर 4-5 लाइन में उन सभी को जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ उन सभी के 4-5 लाइन में आप नोट्स लिखना चाहें तो कहीं से ढूंढ के लिख सकते हैं, अदरवाइज लिस्ट भी आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर देगी। तो इसके बाद हम वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज और कौन कौन से एक्ट्स हैं जो करप्शन को कर्व करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं पहले, फिर देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कौन से लीगल फ्रेमवर्क हैं, कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो करप्शन कम करने के लिए इंडिया में काम आते हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स, लीगल, एक सेकेंड, लीगल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो इसमें है पहला है सेक्शन 169, सेक्शन 169। ये क्या कहता है? ऑफ आईपीसी, सेक्शन 169 ऑफ आईपीसी। इसमें क्या कहता है? सिविल सर्वेंट अक्वायरिंग प्रॉपर्टी अनलॉफुली। इसमें किस चीज को मेंशन किया गया है? अ सिविल सर्वेंट acquiring property illegally। ठीक है, तो अगर उसने अपनी पोजीशन गलत फायदा उठा के, कहीं रोड बन रही थी या रोड बनने वाली थी, उसने अपने पोजीशन का फायदा उठा के गलत तरीके से प्रॉपर्टी को अक्वायर किया, तो इस सेक्शन के अंदर उसको कर्व किया जा सकता है। सेकेंड इज सेक्शन 409, सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 409 क्या कहता है? कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लोगों ने विश्वास किया था और उसका विश्वास का खंडन किया गया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, बाय अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, थर्ड वन जो आप लिख सकते हैं, सेक्शन 123, सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, इसमें अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन, इसमें क्या क्या मेंशन है? करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शन के दौरान जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको किस में एड्रेस किया गया है? सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। ये आईपीसी की है ऊपर वाली। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसके अलावा कौन सा एक्ट है हमारे पास? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अंडर 1988। ठीक है, फिफ्थ वन इज बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट प्रोहिबिशन, बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और ऑल्सो अमेंडेड इन 2016। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो इलीगली, बिना गवर्नमेंट की बताए हुए, बिना उस पर टैक्स दिए हुए इलीगल तरीके से पैसा कमाया और फिर उसको इस किसी चैनल से लेयरिंग करते हुए, फिर उसको वॉशिंग करते हुए, लेयरिंग करके हुए, फिर सेपरेशन किया और फिर उसको किसी माध्यम से अपने आप लॉन्ड्री मतलब साफ करते हुए, गलत काले धन को, ब्लैक मनी को साफ करके, मतलब किसी एक प्रोसेस से साफ करके आप वापस से चैनलाइजेशन में सही दिखाते हुए ले आए, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, 2002। और क्या है, सीवीसी एक्ट। सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक ऐसी संस्था बनाई गई जो हायर पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने अपने एक्ट के द्वारा, अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा, अपनी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उनके करप्शन को पकड़ सके। तो सीवीसी एक्ट, सीवीसी एक्ट 2003। ठीक है, ऐसे ही आरटीआई एक्ट है। आरटीआई कैसे हेल्प करता है करप्शन कर्व करने में, कि आरटीआई एक्ट से आप, आरटीआई एक्ट से जैसे चारा घोटाला, 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये सारी चीजें 2G सॉरी ये जो सारी चीजें आरटीआई के द्वारा पकड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। हम इसको मिटा देते हैं, पहले फिर लिखते हैं। ठीक है, इसको तो इसमें है आरटीआई एक्ट, जो 8 नंबर है हमारा, आरटीआई एक्ट 2005 है ना। और क्या है हमारे पास, लोकायुक्त है ना, लोकपाल, लोक विसिल ब्लोअर एक्ट। 9th इज लोकायुक्त है ना, लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट। और 10th इज विसिल ब्लोअर एक्ट, विसिल ब्लोअर्स एक्ट 2016। ये सारे एक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट है जो करप्शन को कर्व करने के लिए काम आते हैं, तो आप ये सारे लिख सकते हैं। अब कुछ एजेंसीज के नाम लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि एजेंसीज कौन कौन सी है जो काम आती हैं। ठीक है, एजेंसीज हेल्पफुल इन, एजेंसीज हेल्प इन कर्बिंग करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए एजेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम कुछ एजेंसीज के नाम लिख लेते हैं। पहला है सीबीआई, पहला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, दूसरा है सीवीसी, सेंट्रल सेंट्रल विजिलेंस विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सीवीसी। तीसरा है ईडी, ईडी का मतलब है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, चौथा है कैग, कैग को और क्या बोला जाता है, वॉचडॉग ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉचडॉग, वॉचडॉग कैग को भी बोला, कैग को वॉचडॉग भी बोला जाता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिफ्थ वन इज जुडिशरी। ऑब्वियसली हमारे जुडिशरी भी काम आती है। अभी अभी आपने एक सुना होगा स्टेटमेंट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, लेडी जज थी, उन्होंने बोला है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको थोड़ी और एफर्ट करनी चाहिए ताकि वो पब्लिक सर्वेंट्स को जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनको कन्विक्शन तक ले जा सके, मतलब सिर्फ केस ना हो, उनको सजा भी हो, थोड़ी और एफर्ट करें। विच मीन्स जुडिशरी भी एक अपना पुश दे रही है टूवर्ड्स मेक श्योर कि सारे जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो कन्विक्शन तक पहुंचे, उनको सजा मिले, ताकि जो और लोग करप्शन करने वाले उनको एक डेटरेंस इफेक्ट मिले और कमी आए करप्शन में। ठीक है,
लोकायुक्त एंड लोकपाल, लोकायुक्त एंड लोकपाल। सेवेंथ, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो हर स्टेट में होता है, करप्शन ब्यूरो स्टेट्स में होता है, ठीक है। और एट्थ इज रेवेन्यू इंटेलिजेंस, रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम अगर सिलेबस के पार्ट को कवर करते कि सिलेबस में जो भी लिखा है उसमें क्या होता है, व्हाट इफ इंपॉर्टेंस, ये सब कवर करें तो आपका मैक्सिमम एरिया जो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं वो कवर होंगे। अब आप कोई सोचते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना आ जाए, तो मैंने इसलिए आपको ये एक्ट लिखे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्ट्स के बारे में 2-2 लाइन एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके रख लें, या फिर इन एजेंसीज ये कब बनी, इनका काम क्या है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, ये सब 2-2 लाइन आप इन सब के बारे में प्रिपेयर करके अगर रख लेंगे तो आपके वो जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कहाँ से आ रहे हैं, वो इन्हीं में से आ रहे हैं। इन्हीं में से कोई बोलेगा कि इनके बारे में बताइए या इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो आप सब तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप इन सब के बारे में 2-2 लाइन लिस्ट मैंने दे दी है, 2-2 लाइन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं कि डेट कौन से एक्ट के थ्रू आते हैं, इनकी डेट ऑफ अराइविंग क्या है, इनका हेडक्वार्टर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, छोटी 4-5 चीजें, या इनका काम क्या है, मोटो क्या है, ये 5 चीजें आप सबके बारे में बना के रख लेते हैं तो आप ये कंफर्टेबल फील करेंगे कि आप लोगों से ज्यादा बेहतर आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।